मैंने आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताना शुरू किया था, जैसे कि ये क्या था। ये एक बार मैं रिकैप कर देता हूं कि ये था क्या एग्जैक्टली। आप जब इकोनॉमिक्स का पेपर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तब ये आता है दिमाग में कि इकोनॉमिक्स को हमें मगअप करके रट करके काम करना है या समझ करके काम करना है। और इसका क्लियर कट आंसर यह है कि आपके पास इन दोनों चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए। कहीं कहीं पे शायद आपको चीजें मगअप थोड़ी बहुत करनी भी पड़े, लेकिन ऑन द लार्जर स्केल आपको चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। और ऐसा क्यों, ये मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था। कैसे, एक बार देखिएगा। आपका जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, चाहे वो आईएससी का हो चाहे वो सीबीएसई का हो, पेपर आपका इस तरीके का होता है कि उस पेपर में ये सारी चीजें आती हैं। ये चीजें हैं क्या? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। आपके सामने रैंडम कोई पिक्चर आ जाएगी, पिक्चर मतलब कोई इमेज आ जाएगी, और उस इमेज के ऊपर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप अनलेस एंड अनटिल आप उस पिक्चर को डिकोड अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। यहां पे रटने से आपका कोई काम सॉल्व नहीं होने वाला। दूसरा आता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस। ओपिनियन बेस्ड, मैंने एग्जांपल भी दिया था। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेटर देन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस। अब आपसे अगर यह पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये तो आप याद करके लिख सकते थे। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेटर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज योर ओपिनियन, डिस्कस। अब आपको एक अलग टेंजेंट पे जाके इसका आंसर लिखना पड़ेगा, और यहां पे रटने से कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होने वाली। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, आपके सामने रैंडम कोई पैराग्राफ आ जाएगा और उस पैराग्राफ के ऊपर बेस मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसका आंसर दीजिए। अगेन वो पैराग्राफ क्या आएगा, कौन सा आएगा, कहां से आएगा, ये कोई नहीं जानता, और उसे सॉल्व करने के लिए अगेन आपको नॉलेजेबल होना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ आप रट करके काम चलाएं। फिर आता है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड। आपके सामने एक स्टेटमेंट होगा असर्शन के तौर पे, यानी कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया गया और फिर उसके नीचे एक रीजन दे दिया गया, और अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is the correct explanation of the assertion. दूसरा ऑप्शन, both are true but reason is not the correct reason for the assertion. तीसरा दे दिया assertion is true, reason is false. चौथा दे दिया assertion is false, reason is true. By the time आप जब ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे ना, या तो आपको चारों के चारों सही लगने लग जाएंगे, या आपको लगेगा कि नहीं, करेक्ट आंसर तो इन चारों में नहीं है, पांचवा कुछ होना चाहिए था। इतना ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, और यहां पे भी रटने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। फिर आता है डिफेंड और रिफ्यूट बेस्ड क्वेश्चंस। एक ही टॉपिक दे दिया और आपसे कह रहा है कि आइदर यू डिफेंड दिस और यू रिफ्यूट दिस। इट इज जस्ट लाइक कि आपको फॉर या अगेंस्ट में लिखना है। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सा वाला चूज करें। लोगों को लगेगा कि यार फॉर और अगेंस्ट में कोई एक ही सही होगा। अगर हमने फॉर ले लिया और मान लीजिए आंसर था अगेंस्ट वाला, रिफ्यूट वाला, तो क्या होगा? यहां पे फॉर और अगेंस्ट की बात ही नहीं है। डिफेंड और रिफ्यूट दोनों आंसर सही हो सकते हैं। द मेन थिंग इज कि आप डिफेंड या रिफ्यूट करते समय रीजन क्या देते हैं, और वो रीजन आपको रैंडम तौर पे तुरंत के तुरंत अपने माइंड से उसी समय प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पे भी रटने वाली नॉलेज से काम नहीं बनेगा। या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपके। क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स था, अब स्टैटिस्टिक्स नहीं रहने वाला, लेकिन आपके सामने हर एक टॉपिक से रिलेटेड
मल्टीपल तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और यहां पे भी रटने वाली नॉलेज से काम नहीं चलेगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे कुछ चीजें आपको दिखाई थी कि पहले तो यह बताया था कि आउट ऑफ 80 मार्क्स 36 मार्क्स का जो पेपर आपका होगा वो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होगा और इनमें से एक टॉपिक पहला वाला पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वाला, ये मैंने लास्ट टर्न पे आप लोग के साथ डिस्कस किया था। रिमेंबर, मैंने रैंडम आपके सामने कुछ पिक्चर्स रखी थी और आपसे पूछा था कि भाई बताइए इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है इसका आंसर आपने क्या सोचेंगे आप और किस बेसिस पे सोचेंगे। इस तरह से मल्टीपल हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स देखी और पिक्चर्स के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिमेंबर, अब हम लोग आते हैं जरा इसके आगे के पार्ट पे। अभी भी मैं सिलेबस वाइज पढ़ाना शुरू नहीं कर रहा हूं, आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये तो हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग ये ओपिनियन बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड, डिफेंड और रिफ्यूट बेस्ड, ये सारे टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा अभी टेस्ट मैं आप लोग का लेने वाला हूं। ठीक है, किन टॉपिक्स के ऊपर ये मैं आपको बता देता हूं। जो टॉपिक्स आपने क्लास 11th में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ रखे हैं, क्लास 11th में चाहे आप आईएससी हो या सीबीएसई, आप लोगों ने बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरह के बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं ना आपने, आप सभी ने पढ़े हैं ना। अभी मैं आप लोग के सामने एक क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, थोड़ा समय भी दूंगा कि आप अपने अपने लेवल पे उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं वो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा कि आपने जो आंसर दिया है क्या वो आंसर सही है, सही है तो आपने क्या सोच के उसको टिक किया था, अगर गलत है तो वो किस बेसिस पे गलत है, क्या आपको सोचना चाहिए था जो आप सोच नहीं पाए। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम लोग ये सारी चीजें करना नहीं सीखेंगे, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप सही मायने में आंसर देने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं जरा क्या करना है हम लोग को एग्जैक्टली। लेट्स सी, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का मैं समय आपको दे रहा हूं, 15 मार्क्स के हिसाब से ये है और इसमें बस आपको इंस्ट्रक्शन है कि चूज द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन और हर तरह के क्वेश्चंस इसमें बेस्ड हैं आपके, और ये टॉपिक्स वही हैं जो आपने 11th में पढ़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी इसकी, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग इसको अलग अलग करें खुद सब लोग। ठीक है, स्टार्ट करिए आप लोग करना इसको। चलिए, स्टॉप नाउ, पेन्स डाउन एवरीबॉडी। अब ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। ठीक है, आपको यह लगेगा कि सर अभी आपने कुछ पढ़ाया तो है नहीं और क्वेश्चन आपने पहले दे दिया, क्वेश्चन पेपर आपने पहले दे दिया, अभी पढ़ाना तो शुरू किया नहीं, क्वेश्चन पेपर पहले दे दिया। मेरा पर्पस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का नहीं है आपसे, मेरा पर्पस आपको यह बताने और समझाने का है कि what exactly you have to prepare for, what exactly the level for which you have to prepare yourself। देखिए, पढ़ाना आसान काम होता है, लेकिन पढ़ाते समय यह समझा पाना कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका यूसेज आप कहां पे और कैसे करेंगे, यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। इसलिए मैंने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पहले आपके सामने रखा है कि आप जितना भी अपना सिलेबस पढ़ेंगे, आप पढ़ चाहे कितना भी लो, आपको सॉल्व करना है इस लेवल के पेपर्स को। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर पढ़ के इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, ये आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला।
क्योंकि यहां पे पढ़ाई से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा नॉलेजेबल होना ज्यादा जरूरी है यहां पर, कि आपको एक्चुअली में उस चीज की नॉलेज हो कि आप हर एक एंगल से उस चीज के बारे में सोच पाए। यहां पे तो सारे क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू दिए हुए हैं। एमसीक्यू का मतलब हो गया सीधा सीधा कि 4 ऑप्शन है एंड बाय डिफॉल्ट करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%। मतलब करेक्ट आंसर उन 4 में से एक में तो है ही है। आप तुक्का भी लगाएंगे, गेसवर्क भी करेंगे तो शायद 4 आंसर्स में एक आंसर आपका सही निकल ही जाएगा, है ना? ऑलमोस्ट ये प्रोबेबिलिटी है। इसका लेवल और बढ़ेगा आपके एग्जाम में कैसे? अगर ये क्वेश्चंस एमसीक्यू ना हो, इमेजिन कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के नीचे ऑप्शन है ही नहीं, आगे लिखा है डिस्कस, तब क्या होगा? तब तो आपके पास कोई क्लू भी नहीं है कि आंसर क्या हो सकता है, और आपको उस लेवल तक की पढ़ाई करनी होगी, समझदारी दिखानी होगी। तो चलिए जरा देखते हैं जो टॉपिक्स आपने 11th में पढ़े थे उनके ऊपर ये क्वेश्चंस किस तरह के हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो जो आंसर जिसका सही होगा उस पर टिक लगाते जाइएगा, +1 देते जाइएगा, और पूरी ईमानदारी से अपना पेपर खुद ही आप चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, बेईमानी नहीं करिएगा प्लीज, पूरी ईमानदारी मेंटेन कीजिएगा। कोई आंसर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए, उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके और इसको जनरली डिस्कस करते हैं हम लोग आपस में। पहला क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है। अब यहां तो ओपिनियन लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम में ओपिनियन लिख करके क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे बस आपके समझने के लिए लिख दिया गया था कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट always lead to an increase in overall economic welfare। ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है ये तो आप सभी समझ गए होंगे कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, यानी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जाता है, इसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑलवेज यानी हमेशा बढ़ता है। ये एक जनरल स्टेटमेंट इन्होंने लिख दिया। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है वो भूल जाइए। अगर मैं सिर्फ अभी यहीं तक सोचूं तो जरा मुझको यह बताइए बाय रेजिंग योर हैंड, ये जो स्टेटमेंट है कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब जब होगा इकोनॉमिक वेलफेयर ओवरऑल देश में हमेशा बढ़ेगा, यह बात 100% सही लग रही है आपको? पार्टली सही पार्टली गलत लग रही है? बिल्कुल गलत लग रही है? या क्या आपका ओपिनियन बन रहा है? रेज हैंड। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अगर यह बात आपके सामने लिखी है तो आप इस बात से 100% एग्री कर रहे हैं कि हां सर ये एकदम सही बात है, या आप 100% डिसएग्री कर रहे हैं सर ये एकदम ही गलत बात है, या फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये बात कुछ हद तक सही लग रही है लेकिन नहीं पूरी तरीके से तो सही नहीं लग रही। क्या आपका ओपिनियन बन रहा है दिमाग में? रेज हैंड। एनीबॉडी? शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, कई लोग को यह लगता है कि हम हाथ उठा करके आंसर देंगे और मान लीजिए आंसर गलत हो गया तो एवरीबॉडी विल थिंक कि अरे यार इसको तो कुछ नहीं आता है, तो कुछ नहीं आता, इसको बेवकूफ है एकदम। नहीं, जो आंसर देने की कोशिश कर रहा है ना, ऑब्वियसली वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको बाकियों से कहीं ज्यादा आता है। ठीक है, तो कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, भले ही वो गलत आंसर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसने अटेम्प्ट करने की हिम्मत दिखाई, यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। एनीवन? हाँ, ये सही नहीं हो सकता, बिल्कुल सही नहीं हो सकता, या पार्शियली सही नहीं हो सकता? पार्शियली सही नहीं हो सकता। कोई और कुछ भी कहना चाहेगा? हाँ बेटा। पार्शियली इनकरेक्ट यानी पार्शियली करेक्ट ऑल्सो। व्हाई इट इज पार्शियली करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से सबका वेलफेयर नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं कर सकती? एनीथिंग इन योर माइंड कि क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि लोगों को फूड की भी जरूरत है, क्लोथिंग
की भी जरूरत है, वो टेक्नोलॉजी नहीं पूरा कर सकती। लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हम प्रोडक्शन तो बढ़ा लेंगे। ध्यान से समझिए, आर्ग्यूमेंट्स हम लोग को इस तरीके से दिमाग में चलाने हैं, ठीक है। ये रीजनिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस समय, इस पे ध्यान दीजिएगा। सर बट उसके लिए इनकम होनी चाहिए, वो जो सबके पास नहीं होती है। इनकम की कमी है, इसलिए हर कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, आप ये कहना चाह रही हैं, ठीक है। वैलिड पॉइंट अपनी जगह। एनीबडी एल्स, एनी अदर व्यू पॉइंट इन देयर माइंड? हाँ, technology advancements partially correct and partially incorrect due to unemployment and poverty rates. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब आप देखिए, क्वेश्चन एक ही है, तीन लोगों ने तीन अलग अलग तरीके से इसका आंसर दिया, समझ रहे हैं आप। अब इसको अगर हम लोग ये देखें कि आगे लिखा क्या है, पहले तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट दिस स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस स्टेटमेंट के हिसाब से सही बैठ रहा है। ऑलवेज ट्रू, क्या लगता है? 100% करेक्ट कह रहा है ये, है? बिल्कुल नहीं है, हटा दीजिए इसको, ये गलत ऑप्शन है। ट्रू बट विथ पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, ये क्या कहना चाह रहा है? पार्शियली सही लग रहा है, यानी पार्शियली सही नहीं भी लग रहा है ना। चलो अभी इसको लूप में रखते हैं वाले पॉइंट को, बाकी आगे देख लेते हैं। फॉल्स, एकदम ही गलत है। एज टेक्नोलॉजी प्राइमरीली बेनिफिट्स द वेल्दी, कुछ हद तक जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपका आया था कि एकदम गलत बात है ये, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो सिर्फ अमीरों के लिए होता है, गरीबों से इसका कोई रिलेशन नाता है ही नहीं। क्या एग्जैक्टली ये कहना सही होगा? हाँ, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ रिच को ही बेनिफिट करती है? 2G 3G 4G 5G, हाँ, पार्ले जी, जितना भी ये सब आया, ये क्या सिर्फ रिच को क्लास को ही मतलब बेनिफिट कर रहा है क्या? क्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर इनकम क्लास इससे बेनिफिट नहीं पा रहा है? पा रहा है। तो ये बात कहना कि ये एकदम गलत है, ये बात ही गलत है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। इररेलेवेंट टू इकोनॉमिक वेलफेयर, ये अलग ही बात कह रहा है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही इररेलेवेंट है। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इकोनॉमिक वेलफेयर तो होता ही नहीं है, ये बात ही गलत है। क्या ये वाकई में गलत है? क्या वेलफेयर नहीं होता है? होता है, तो ये बात भी गलत है। यानी वेलफेयर होता तो है, लेकिन हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। आंसर क्या सही होगा इसका? बी वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग एक अलग एंगल से भी जरा समझ लें, ध्यान दीजिए। ये तो एमसीक्यू था ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आया। इस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ था डिस्कस, ठीक है, और लिखा हुआ था 3 मार्क्स, यानी आपको 3 नंबर के हिसाब से इसका आंसर लिखना है। अब 3 नंबर का मतलब हो गया कि अच्छा खासा 60-70 वर्ड्स के बराबर का आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट आधे पेज से ज्यादा लंबा आंसर आपको लिखना है इसके लिए, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए ना, वो कैसे डेवलप किए जाते हैं दिमाग में, वो भी जरा समझिए। अब अगर हम ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वेलफेयर वाकई में बढ़ता है, तो ये कैसे बढ़ता है, कोई बताएगा जरा? इसका पॉजिटिव साइड जरा बताइए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वेलफेयर बढ़ता कैसे है। एनीबडी? हाँ, प्रोडक्शन करना इजी हो जाता है, और कुछ? हाँ, सप्लाई करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं अपने शब्दों में एक टेक्निक कहता हूं, चेन मेकिंग टेक्निक। अब ये चेन मेकिंग टेक्निक क्या होती है जरा समझिएगा, और इसको कैसे हम लोग अपने पढ़ाई में इस्तेमाल में लाएंगे। चेन आपने देखी होगी, कोई भी चेन होती है, कैसी होती है? छोटी छोटी कड़ियां होती हैं, उन कड़ियों को आपस में इंटरलॉक किया जाता है, इंटरलॉक करते 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 वो चेन एक बड़ी सी चेन बनती चली जाती है ना।
इसी को मैं चेन मेकिंग टेक्निक कह रहा हूं। और ये चेन मेकिंग टेक्निक कहीं पे भी नहीं पढ़ाई जाती, कभी भी नहीं पढ़ाई जाती। मैं आपको इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। इसको समझिएगा कि किस तरीके से अप्लाई की जाती है और कैसे इसको अप्लाई करके ना आप कितना कुछ सोच सकते हैं बियॉन्ड अ पर्टिकुलर टॉपिक। ध्यान से समझिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वेलफेयर बढ़ता है। हमको इसकी चेन बनानी है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो वेलफेयर बढ़ा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो मशीन्स अपग्रेड होंगी। एग्री? एवरीबडी एग्री? मशीन्स अपग्रेड होंगी तो रिसोर्सेस का यूसेज प्रॉपर बेटर होगा। रिसोर्सेस का यूसेज अगर बेटर होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। एग्री? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, जैसा कि आपने बताया, बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो बिजनेसेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बिजनेस का एक्सपेंशन बढ़ेगा। बिजनेस का एक्सपेंशन अगर बढ़ेगा तो देश में बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होंगी, ग्रो होंगी। ये अगर ज्यादा ग्रो होंगी तो ऑटोमेटिकली इनकम लेवल लोगों का और बढ़ेगा। इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करेगा। और ये सब अगर होगा तो हमारा वेलफेयर भी तो बढ़ेगा। हमने अपने आप से चेन छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते गए, कनेक्ट कर दिए दो डॉट्स को। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बताइए जरा। जैसा कि ये कह रहा है ना कि ये बात तो सही है कि वेलफेयर बढ़ेगा, बट लेकिन विद पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब आपसे यही पूछ लिया जाए कि टेल अस व्हाट कैन बी द पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड टू दिस। क्या पोटेंशियली आपको गलत लग रहा है? जहाँ पे लेबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उनकी मशीन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा तो लेबर मतलब कम रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी इसकी वजह से। बहुत बढ़िया भाई, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। आप डॉट्स कनेक्ट करते जाओ। कैसे? बड़ा आसान है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर बढ़ेगा तो मशीन्स पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी। और इंडिया जैसा देश जहां की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 145 करोड़ है, और ये कितनी ज्यादा है आप इससे समझिए, इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान के बराबर अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है। हर साल इंडिया में पॉपुलेशन एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर बढ़ती है। इंटायर ऑस्ट्रेलिया के बराबर इंडिया में हर साल पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इंटायर न्यूजीलैंड के बराबर पॉपुलेशन अकेले उत्तर प्रदेश में बढ़ जाती है। हर मिनट इंडिया में 52 बर्थ्स होती हैं। यानी बाय द टाइम ये बातों को समझाने में जितना समय मैंने लिया, उतनी देर में हमारे कितने सारे छोटे भाई बहन इस दुनिया में आ चुके होंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा देश जहां पे इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप मशीन पे डिपेंडेंसी अपनी बढ़ाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब चेन मेकिंग पे आइए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पावर्टी बढ़ेगी तो इनकम घटेगी तो इलिटरेसी बढ़ेगी तो करप्शन बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही अगर गिर जाएगा तो वेलफेयर भी। ये चेन मेकिंग टेक्निक काम आएगी जब आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखा करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर।
आ रही है बात समझ में? ठीक, तो पहला क्वेश्चन आंसर इज बी। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ओपिनियन बेस्ड। द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom to produce is solely a matter of income distribution and has no connection to the what to produce problem. Which statement best challenges this? ओवरऑल कितनी तरह की प्रॉब्लम होती हैं ये? 3 होती हैं। कौन कौन सी पढ़ा होगा आपने? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, 3 होती हैं। अब यहां कह रहा है कि प्रॉब्लम जो फॉर whom टू प्रोड्यूस वाली है, ये सोनली यानी सिर्फ और सिर्फ किसका मैटर है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। और इस बात का कोई भी कनेक्शन किससे नहीं है? व्हाट टू प्रोड्यूस से। व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम होती है कि हम क्या बनाएं, वेदर वी शुड प्रोड्यूस नेसेसरी गुड, कंफर्ट और लग्जरी। और फॉर whom टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम कि हम डिसाइड करें कि वेदर वी हैव टू प्रोड्यूस फॉर LIG और MIG और HIG, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और फॉर द हायर इनकम ग्रुप। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम का व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से लेना देना है। कौन सा स्टेटमेंट? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन। क्या ये बात एकदम सही है? क्या कह रहा है ये? इनकम के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। द टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस इन्फ्लुएंसेस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह का सामान आप बनाएंगे, ये इन्फ्लुएंस करेगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर इंटायरली सेपरेट इश्यूज। ये सही है बात? इन दोनों का आपस में कोई इंटरलिंकेजेस नहीं है। ये सही है? ये तो एकदम ही गलत है ना? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवरराइड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर का प्रेफरेंस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों की इनकम लेवल क्या है वो देखना। क्या लग रहा है? कुछ हद तक तो सही लग रहा है ना? लग रहा है ना? But what about the first one? Income distribution is the only factor determining the production. अगर ये only ना लिखा होता तो शायद ये, लेकिन only लिख करके इसने अपने आप को कह दिया कि मैं गलत हूं। ठीक है, ये भी निकल गया। अब कंपटीशन रह गया B और B के बीच में। B क्या कह रहा है? The type of good produced influences income distribution। और डी कह रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवरराइड्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा सोचिए और बताइए, बी और डी में से क्या सही लग रहा है आपको? डी कह रहा है कंज्यूमर प्रेफरेंस जो होता है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से सामान बनाना चाहिए। ठीक, अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं इस पॉइंट पे। गिवन अ चांस, आप सब लोग बताइएगा, गिवन अ चांस अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट यू विल प्रेफर बिटवीन MI फोन एंड वो आईफोन का लेटेस्ट कौन सा मॉडल है हमको नहीं याद, क्या है? आईफोन का 16 प्रो मैक्स, क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताइए। प्रो मैक्स, अच्छा ठीक। हाँ, अब जरा बताइएगा मुझे, आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है एज अ कंज्यूमर, अगर ये दोनों में से आपको प्रेफरेंस कहा जाए कि भाई चूज करो कि क्या चूज करना चाहते हो, क्या चूज करना चाहेंगे आप? क्या चूज करना चाहेंगे बताइए? कोई ऐसा है जो MI फोन चूज करना चाहेगा?
कोई नहीं। और आईफोन सभी लोग चूज करेंगे ना। ये है आपका प्रेफरेंस। करंटली कितने लोग के पास है ये? एक, बस। आप समझे मैंने क्या बताया अभी आपको? प्रेफरेंस होना एक अलग बात होती है, लेकिन उस प्रेफरेंस का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। रियलिटी में इनकम डज मैटर। रियलिटी में हम में से ज्यादातर लोग यही वाला ले लेंगे, क्योंकि हमारी इनकम इसके आगे हमें अफोर्ड नहीं करेगी। तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, तो मैं क्या सिर्फ यह सोच करके प्रोडक्शन करता रहूंगा कि लोग प्रेफर तो आईफोन ही कर रहे हैं ना, तो बनाते जाओ आईफोन, चाहे कितना भी महंगा हो। लोग हार्ट बेचकर, किडनी बेचकर खरीदेंगे, लेकिन खरीद तो लेंगे ही। इनकम से कोई लेना देना नहीं है। क्या वाकई में लेना देना नहीं है? हाँ, अब सोचिए ये वाला पॉइंट सही लग रहा है? नहीं, दिस इज करेक्ट। ये होती है रीजनिंग। समझ रहे हैं आप? आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जब इस तरीके से आप सोचना शुरू नहीं करोगे ना, आप कितना भी पढ़ लो, दैट इज ऑफ नो यूज। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बता रहा हूं? आप लोग को क्यों मैंने ये क्वेश्चन पेपर दिया बिना कुछ पढ़ाए? आ रही है बातें समझ में? आगे देखो। अब ये जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, केस स्टडी बेस्ड, ठीक है? क्या है? केस स्टडी है। केस स्टडी लिखी है, अ नेशन टेक लैंड, एक इमेजिनरी नाम दे दिया कोई नेशन का। अ नेशन टेक लैंड एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बात समझ आ गई? टेक लैंड करके कोई नेशन है और वहां इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है कि वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, बट अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में गिरावट आने लग गई काफी ज्यादा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑन टेक लैंड्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व थोड़ा भी अगर आपको मालूम हो तो आप जानते होंगे कि कैसा होता है। वो आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में, थोड़ा मैं बता देता हूं कैसा होता है। कॉनकेव शेप का होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है इफ यू रिमेंबर। देखिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑन टेकलैंड्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अब देखिएगा जरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके का होता है। रिमेंबर, इस टाइप का होता है ना। ये जो कर्व है, अब एक पॉइंट इसके अंदर की ओर है, एक पॉइंट बाहर की ओर है। कुछ याद आ रहा है? अंदर वाला पॉइंट अगर ज्वाइन कराएं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, बाहर वाला ज्वाइन कराएं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है। ये है आउटवर्ड और ये क्या है? इनवर्ड। ठीक है, अब ये बताओ, अगर ये कर्व आउटवर्ड जा रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा? चीजों का इंक्रीज या डिक्रीज? और इनवर्ड जा रहा है तो? ठीक है, अब यहां कह रहा है, ऑप्शन बताइएगा, आउटवर्ड शिफ्ट अलोंग द इंडस्ट्रियल गुड्स एक्सेस। सही है बात? चलो सही है। इनवर्ड शिफ्ट अलोंग द एग्रीकल्चरल गुड एक्सेस। सही है।
आउटवर्ड शिफ्ट अलोंग बोथ। सही है, करेक्ट आंसर इज फोर्थ। अब एक चीज आपको बता देता हूं, मैं एक अलग से टर्न रखूंगा, वो अलग बात है, अभी जल्दी से बता देता हूं। ग्राफ को समझने का ना, खास तौर से आईएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्राफ्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ग्राफ्स आपके सिलेबस में आएंगे, सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, अगर आपकी बुक, अगर मैं अभी खोल के भी दिखाऊं ना, जो कोई बुक है आपके पास फ्रैंक या जो भी है ना, जैसे अगर ये बुक मैं रैंडमली भी अगर आपको ऐसे ओपन भी करूं, देखो रैंडम मैंने ओपन किया, ग्राफ्स आपके सामने रहेंगे ही रहेंगे हर जगह। मतलब कोई भी शायद पेज ऐसा नहीं होगा जहां ग्राफ ना हो, मतलब रैंडम खोलूंगा तब भी आएगा। ग्राफ को समझने की एक टेक्निक होती है, बहुत सारी होती है, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग। अभी के लिए जल्दी से बता देता हूं। एक टेक्निक है जो अगेन अलग ही नाम है उसका, जो मैंने खुद नामकरण किया है, द नमस्ते टेक्निक। ठीक है, आप तो जानते हैं इसको। ठीक, नमस्ते टेक्निक। अब सुनने में आपको बड़ी अजीब लगेगी कि यार ये नमस्ते टेक्निक क्या है। नमस्ते टेक्निक का मतलब है, जब आप हाथ ऐसे नमस्ते के पोज में रखते हैं, ये आपका राइट हैंड होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत आसान है। ये राइट हैंड किधर की ओर जा सकता है? सिर्फ किधर जा रहा है? ये राइट। और लेफ्ट कहां जा सकता है? सिर्फ लेफ्ट। राइट का मतलब होगा प्लस, लेफ्ट का मतलब होगा माइनस। ये राइट हैंड कभी लेफ्ट नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाला हाथ जब नमस्ते के पोज में होगा तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। और ये लेफ्ट हैंड कहां नहीं जा सकता? राइट नहीं जा सकता, क्योंकि ये राइट हैंड इसको ब्लॉक कर देगा, ये लेफ्टी में जाएगा। ठीक है, अब देखो, जिसको अगर समझ में नहीं आया था कि ये राइट लेफ्ट क्या हुआ था, ओरिजिनल कर्व क्या है? पीपीसी वाला। ठीक है, अब जो भी कर्व का आंसर आपको समझना है, आप उस कर्व को नमस्ते करिए। ठीक है, और वो आपको आज्ञाकारी समझते हुए आशीर्वाद देगा आंसर के तौर पे। इस वाले कर्व को आपने नमस्ते किया, आपको जाना है ये वाले कर्व पे। कौन सा हाथ जा रहा है? राइट मींस इंक्रीज। जो भी यहां पे होगा वो बढ़ रहा है, इसका मतलब। इधर गए आप, कौन सा हाथ गया? लेफ्ट का मतलब जो भी इधर होगा इसका मतलब ऑलवेज वो। ये तो बहुत सिंपल ग्राफ था, अभी जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ आएंगे तो ये टेक्निक कैसे काम होगी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये क्लियर हो गया आपको? इसका बस बी और सी देख करके रोकेंगे अभी हम लोग फिलहाल। बी पार्ट है इसका, द प्राइमरी ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या होता है? बैलेंसिंग। ट्रेड ऑफ टेकलैंड फेसेस इज बिटवीन, क्या बैलेंस करना है हमको? एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सही है? सही लग रहा है? हाँ, मेरे को लॉजिक ही नहीं लग रहा है इसका बात का, हटा दो उसको। एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ लग तो रहा है सही, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, गलत तो नहीं है फिलहाल ये भी, अभी इसको लूप में रखते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई मतलब नहीं, सही दोनों लग रहे हैं। और जब ऐसा हो जाए ना कि क्वेश्चन में दो सही लग रहे हो, तो आपको चूज करना पड़ता है ज्यादा सही क्या लग रहा है। लाइफ में कभी कभी डिसीजन ऐसे होते हैं। अभी आप लोगों ने तो कभी वोट दिया नहीं है, हम तो कई बार दे चुके हैं वोट। तो जब वोट देने जाते हैं तो वहां पे हमको ये नहीं चूज करना होता कि इन दो कैंडिडेट्स में ईमानदार ज्यादा कौन है, बेईमान कम कौन है। ये देख करके हम वोट करते हैं, क्योंकि ये तो मालूम है कि बेईमान दोनों हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा कम बेईमान है, इसने खाली 100 करोड़ का घपला किया था। तो इतना तो चलता है, इतना तो चलता है यार, इतना आदमी मेहनत कर रहा है तो इतना तो चलता है, इसको दे देते हैं वोट। उसी तरह से जब दो सही लग रहे हो ना, तो ज्यादा सही क्या लग रहा है? खुद देखो, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड वाले को आंसर मानेंगे। एंड वन मोर, दिस केस स्टडी प्राइमरली एड्रेसेस द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ। अब यहां पे देखिए बड़ा कंफ्यूजन है। व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है इस पूरे केस स्टडी में, या हाउ टू प्रोड्यूस से है, या फॉर होम टू प्रोड्यूस से है, या सीधा सीधा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस करने से है। अब यहां पे एक ऐसी चीज लग रही है कि जहां चारों सही लग रहे हैं या चारों गलत लग रहे हैं।
है ना। ऐसे में टेक्निक काम आती है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये सब छोटी छोटी चीजें दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। जब सारे ऑप्शन सही लग रहे हो ना, तो आप करेक्ट वाला चूज मत करो, गलत कौन सा लग रहा है उसको एलिमिनेट करो, करेक्ट वाला अपने आप रह जाएगा। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इस पॉइंट का क्या कोई डायरेक्ट लिंकेज इस केस स्टडी से लग रहा है? क्या डायरेक्ट लिंकेज लग रहा है कोई? इसको एलिमिनेट कर दो। अब बचे 3। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहां फॉर हुम टू प्रोड्यूस से रिलेटेड कुछ लग रहा है? किसके लिए प्रोडक्शन करें, उससे कोई लेना देना है क्या इस बात का? डायरेक्टली कोई लेना देना लग रहा है? हटा दो, उसको भी एलिमिनेट कर दो। अब 2 बचे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। Techland experiences significant technological advancement in its manufacturing sector. मैन्युफैक्चरिंग बहुत बेहतर हो गई, इंडस्ट्रीज बहुत बेहतर हो गई। दिस लीड्स टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट बट अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। रिसोर्सेज के यूसेज से कोई लेना देना था इस बात का? नहीं था। किसके लिए प्रोड्यूस करें उससे लेना देना था? नहीं था। 2 चीजें बची, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। दोनों लग रहा है, लेकिन हमें कोई एक चुनना है। ज्यादा क्या लग रहा है? दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट बट अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इन 2 लाइन पे फोकस करिए, किसका लिंकेज लग रहा है समझ जाएंगे आप। This leads to increased industrial output but a decline in agricultural product. प्रॉब्लम क्या ये टेक्नोलॉजी की बता रहा है, या प्रॉब्लम ये बता रहा है कि हम इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट घटाते जा रहे हैं? बात किसके बारे में कर रहा है ये? प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, या क्यों ऐसा हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है? किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और किस चीज का लगातार, यानी दिस इज प्राइमरीली द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रादर देन हाउ टू प्रोड्यूस। दिस इज अ फैक्ट। 2 मिनट आप लोग को और लूंगा बस। देखिए, पूरा हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर पाए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ डिस्कस करना होता तो ये तो 5 मिनट में मैं कर सकता था। मुझे आपको ये समझाना है कि एज अ स्टूडेंट आप जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, आपको उन्हें पढ़ना किस तरीके से है और समझना किस तरीके से है। तो आई होप एक ग्लिम्स तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बस एक और टर्न आई विल टेक, जहां पे इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस जो दिए हैं, एक आध हम लोग और इसमें से डिस्कस कर लेंगे अलग अलग कैटेगरी के, जैसे डिफेंड एंड रिफ्यूट वाला, असर्शन एंड रीजनिंग वाला। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और उस टर्न पे हम थोड़ा कुछ ग्राफिकल इश्यूज के बारे में भी बात करेंगे।